हेलो एवरीवन। फ्रंटिस द्वारा आयोजित पीवीएलएफ ऑथर्स मैराथन की इस कड़ी में हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकुर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता पेशे से फार्मास्यूटिकल फिजिशियन है और दिल से पोएट। फ्रंटिस की तरफ से मैं नेहा मिश्रा आज विस्तार पूर्वक बात करूंगी डॉक्टर गुप्ता से किताबों, कल्पनाओं और कविताओं के बारे में। वेलकम डॉक्टर गुप्ता। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आप सबने मुझे ये अवसर दिया अपनी किताब के बारे में बात करने की। तहे दिल से शुक्रिया। तो बात की शुरुआत फिर हम आपकी हालिया किताब मनमीत से ही करते हैं। जी, तो बताएं कुछ मनमीत के बारे में। तो ये किताब जो माही मीत है, इसको लिखने का विचार इस वर्ष तकरीबन जुलाई के आसपास मेरे मन में आया। मैं लिख तो काफी देर से रहा हूँ, पिछले 20-25 वर्ष से लिख रहा हूँ, और लेकिन पिछले 2 साल में क्योंकि कुछ मसरूफियत थी, कुछ वर्क फ्रॉम होम था, तो काफी कुछ लिखने का अवसर मिला। बहुत लोगों को मैंने पढ़ा इसमें, प्रेम के बारे में, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, जिंदगी का मकसद, इसके बारे में मैंने बहुत दूसरे लोगों को पढ़ा। तो जब मैंने सबको पढ़ा तो एक जो होता है ना कि आपके थॉट्स रेजोनेट, आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में आप अकेले नहीं है, आपसे पहले बहुत से लोग ऐसी चीज सोच चुके हैं और लिख चुके हैं। और क्योंकि उन्होंने ये एक्सपीरियंस साझा किया तो उससे मुझे भी थोड़ी सी हिम्मत मिली कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, शायद वो भी किसी के साथ, सुनने वालों के साथ एको करे। तो इसलिए मुझे विचार आया कि मुझे अब ये किताब लिखनी चाहिए, जो कि एक प्रेम की यात्रा है, आकर्षण से लेकर रूहानियत तक। तो ये माही मीत जो है, ये सिर्फ एक कोई एपिसोड नहीं है प्रेम का, या एक बॉलीवुड टाइप कोई प्रेम कहानी नहीं है। ये एक यात्रा है, जो जीवन यात्रा भी हो सकती है, प्रेम यात्रा भी हो सकती है। इसका एक सफर आकर्षण से, कशिश से शुरू होकर अध्यात्म, रूहानियत तक जाता है। सर, बॉलीवुड फिल्मी कहानी की आपने बात की है, और ये जो आपका टाइटल है बुक का, माही मीत जी, तो माही मीन्स डियर वन और मीत मीन्स फ्रेंड। जी। तो कहीं ये वो तो नहीं है शाहरुख खान वाला प्यार दोस्ती है? आप अ, हाँ, आपका अंदाजा अच्छा आपने लगाया, क्योंकि इसमें 2 शब्द है, माही और मीत। जी सर। मीत जो आपका सबसे अच्छा दोस्त हो, आपका सखा हो, और माही यानी जिससे आप प्रेम करते हैं। जी सर। अब ये जरूरी नहीं कि ये दोनों एक ही शख्स में मिल जाएं, लेकिन अगर ये दोनों नाते किसी एक ही शख्स में आपके साथ आपको मिल जाएं, तो वो बहुत ही एक पूरक नाता बन जाता है। तो पहली बात से मैं आपकी इत्तेफाक रखता हूं कि हाँ, ये माही मीत यानी एक वो इंसान जो आपका सबसे अच्छा दोस्त भी है और आपका प्रेमी भी। लेकिन दूसरी बात कि क्या शाहरुख खान वाली कुछ कुछ होता है कि प्यार दोस्ती है? प्यार दोस्ती भी है, प्यार सिर्फ दोस्ती ही नहीं है। सो इस किताब को जब आप पढ़ेंगे, आपको उसमें, किताब का पहला चैप्टर ही मीत से शुरू होता है। तो मैंने कहा कि ये ऐसा बहुत दुर्लभ है कि किसी को माही मीत मिल जाए अपने जीवन में, लेकिन मैं ये कामना जरूर करता हूं कि सबको मन मीत मिले। अ, सबसे अच्छा दोस्त मिले जो आपकी ही आत्मा का दूसरा आईना हो। तो अच्छा दोस्त मिलना अपने आप में आधी यात्रा पूरा करना है। पूरी यात्रा पूरी करने के लिए आपको किताब पढ़नी होगी। अच्छा, जो आपका तखल्लुस है रूह साफिर, जी, तो इस सफर की क्या कहानी है रूह साफिर की? जी हाँ। तो ऐसा है कि मैं 2019 तक तो मुसाफिर के नाम से ही लिखता था। मेरा तखल्लुस जो पेन नेम था वो मुसाफिर था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया, जिंदगी ने प्यार के बहुत सारे आयाम, और प्यार सिर्फ अपने आप में एक घटना ना होकर आपके जीवन को पूर्ण करने का एक साधन जो बनता है, तो उससे मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी के सफर में मुसाफिर तो हम सब हैं, लेकिन जब हमारा अपनी रूह से राब्ता हो जाता है, जब हम अपनी सोल को जान लेते हैं, अपना जीवन में, जैसे कहते हैं मेरा सोल प्लान या पर्पस मुझे पता लग गया, तब हम रूह साफिर बन जाते हैं। तो रूह साफिर यानी सोल ट्रैवलर, रूह का मुसाफिर। तब मैंने अपना तखल्लुस बदल कर रूह साफिर किया। ये ऐसे में कोई शब्द नहीं है, ये ना हिंदी में, ना हिंदुस्तानी में, ना उर्दू में। तो ये मेरा कॉइन किया हुआ एक शब्द है, ये बताने के लिए कि रूह का मुसाफिर। बहुत ही प्यारा है, और ये सफर भी बहुत प्यारा है, मुसाफिर से रूह साफिर तक
का। शुक्रिया। अच्छा, लेखन में आपका जो सबसे प्यारा जो सब्जेक्ट है, क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ फेवरेट होता है, ऐसे तो सब पे थोड़ा बहुत लिखते हैं, बट एक कोई सब्जेक्ट होता है जो बड़ा फेवरेट होता है, तो आपका क्या है? लेखन में आप कह रहे हैं मेरा कोई पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं आप? कोई फेवरेट जो हो टॉपिक, हाँ, कि उस पे। मेरा फेवरेट सबसे टॉपिक जो है वो है बिरहा। बिरहा, इंतजार, तड़प, और उस तड़प को मायूसी में ना बदलने देना। क्योंकि ज्यादातर हमारी जो फिल्में हैं प्रेम पर, वो आकर्षण से, मिलन से शुरू होकर या तो मिलन पूरा हो जाता है हैप्पीली एवर आफ्टर, या फिर मायूसी पे खत्म हो जाता है कि आपको जिसको आपने चाहा वो आपको नहीं मिला तो आप मायूस हो गए। तो इस किताब में मैंने उससे परे जाने की कोशिश की है कि प्यार का मकसद पहले खुद को पाना है, खुद को प्यार करना है, फिर किसी को प्यार करना, और फिर अंत में अध्यात्म की ओर जाना। तो मेरे लिए दो सबसे जो फेवरेट टॉपिक हैं, एक कि इस बिरहा को कैसे सहा जाए, क्योंकि बिना बिरहा के, बिना इंतजार के प्यार अधूरा, और दूसरा कि प्यार को कैसे, अध्यात्म का प्यार को कैसे, एक प्रेम का, हर प्यार प्रेम नहीं होता, प्यार और प्रेम में अंतर जानना भी जरूरी। तो ये दूसरा मेरा टॉपिक है कि प्यार को प्रेम का दर्जा कैसे दिया। ये जो बिरह और बिना मायूसी वाला विरह, तो सर इस पे क्या रूमी रूमी जी का प्रभाव है इस पे? क्योंकि बिल्कुल, आपने बिल्कुल सटीक जाना। मैंने रूमी को बहुत सुना, बहुत पढ़ा, जग्गी कृष्णमूर्ति को पढ़ा, सदगुरु को पढ़ा, ओशो को पढ़ा, बहुत सी वेस्टर्न जीवन दर्शन के बारे में पढ़ा। तो वो कहते हैं कि अगर आप किसी से इस हद तक प्यार करते हैं कि वो आपका हिस्सा ही हो गया, तो फिर बिरहा कहाँ रह गई, है ना? फिर वो बिरहा तो तब हुई जब वो आपसे अलग हो, लेकिन अगर वो आप में ही हमेशा मौजूद है तो फिर बिरहा कैसी। लेकिन ये कहना आसान है उसको अमल में लाना मुश्किल है। तो लेकिन हाँ, ये बिरहा कुछ ऐसी है जो कि अंत में थोड़ी सी आशा की किरण की तरफ लेके जाती है कि मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ, जो मेरे प्यार का केंद्र बिंदु है, वो मेरे अंदर ही है। कुछ कुछ इसी तरह की एक मेरी बड़ी पसंदीदा लाइन है कि प्रेम को ही प्रेमी मान लेने वाली प्रेमिकाएं कभी बिरहाग्नि में नहीं जलती। बहुत बहुत खूबसूरत, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कुछ कुछ वैसा ही महसूस हुआ हाँ। आपको फिर पढ़ के। अच्छा, तो आप कविताओं में ऐसा कोई टॉपिक है, कोई क्षेत्र है जो आपके हिसाब से अब तक अछूता है या उसमें बहुत कम लिखा गया है आपके? हाँ, मुझे ये लगता है कि हमने ना अ, प्यार की गहराई के बारे में कम लिखा है। हमने प्यार को पाना समझ के लिखा हमेशा। हमने प्यार को दो भागों में एक बाइनरी डिवीजन कर दिया कि या जिसको चाहा वो मिल गया और या वो नहीं मिला। इस दो राहे के बीच में प्यार को हमने बहुत कुछ लिखा, लेकिन इसके पहले और इसके बाद प्यार बहुत कुछ है। जीवन के हर संघर्ष को समझने का जरिया प्यार हो सकता है, खुद को जानने का जरिया प्यार हो सकता है, और आत्मा का परमात्मा का मिलन का जरिया। देखिए, मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण है, जो प्यार के देवता है। ठीक है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। तो है ना, राधा कृष्ण का प्यार नहीं कहते, राधा कृष्ण का हम प्रेम कहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमने इस एस्पेक्ट को या तो देवता मान के कि हाँ भाई ये आम इंसान के बस की बात नहीं, ये देवताओं तो वहां पे रख दिया, और प्यार को इंसानी रख दिया। इसके बीच का जो सफर है ना, उस पे हमने कम लिखा है। वैसे ये भी कह सकते हैं ना कि जिसने दिल से प्यार कर लिया, प्रेम कर लिया, जो भी कहें, वो इंसान को देवत्व प्राप्त हो जाएगा, जो कि कृष्ण कह हाँ, सकते बिल्कुल। अब मैं ये, जिस जिस इंसान को अंदरूनी रूह तक के प्रेम ने एक बार छू लिया, तो फिर आप दोबारा वही इंसान नहीं रहते, आप बदल जाते हैं। ठीक है, आप में एक सरलता आ जाती है, आप आप बहुत क्षम्य हो जाते हैं दूसरों के लिए, जल्दी माफ कर देते हैं हैं। आप, है ना? आप में एक वो सॉफ्टनेस, एक सरलता, एक तरलता आ जाती है। हाँ, जैसे गीत चतुर्वेदी जी कहते हैं कि जाने वाले को जाने देना और लौटे हुए को शामिल करना, दोनों ही प्रेम है। और इस लिहाज बिल्कुल, से सागर दुनिया का सबसे क्षमाशील प्रेमी है कि लहरें छोड़ बहुत के चली जाती हैं,
कोई बात नहीं, और वापस आती हैं तो ऐसे प्यार से शामिल कर लेता है जैसे कभी अलग ही नहीं हुई थी। बिल्कुल। तो मैंने इस पे मेरी 4 लाइनें भी हैं किताब में। मैंने लिखा कि दिल में हो तो क्या मिलने की आस नहीं होती, क्या पानी में मछली की प्यास नहीं होती। तो वो बोली कि लहरों से मचलना वजूद है चांद का, चांद से मीलों दूर पर उदास नहीं होती। क्या बात है। तो वही जो आपने कहा। हाँ। अच्छा, अ, एक लेखक के जीवन में, या कह सकते हैं कि आपके लेखन में जो आपकी कविताएं हैं, तो उनमें वास्तविक अनुभव जीवन का और कल्पना, लाइफ एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन जो है, उनका रेशियो क्या है? मतलब कितना हम माने आपका निजी अनुभव है और क्या इमेजिनेशन है? वो कहते हैं कि किसी शायर से तुम उसके राज ना पूछो, वो कल खुद लिख देगा, बस आज ना पूछो। क्या बात है। क्या बात है। लेकिन हाँ, तो है, कुछ तो है। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली। चलिए इसमें आपको 4 लाइनें सुनाता हूँ कि नहीं लिखा तो महीनों कुछ लिखा नहीं, नहीं लिखा तो महीनों कुछ लिखा नहीं, और लिखा तो फिर क्या कुछ लिखा नहीं। सच्चाई इतनी सी है बस शायरी में मेरी, जो जिया नहीं वो कभी कुछ लिखा नहीं। Awesome. आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, जी जी। इंस्टाग्राम पे। आज मैं खुद आपकी, मैंने बहुत सारी कविताएं मैंने वहां पे सुनी आपकी। तो सोशल मीडिया पर एक इल्जाम लगता है कि जो सोशल मीडिया है वो किताबों के प्रति युवाओं का जो आकर्षण है उसे कम कर रहा है। जो पहले के लोग हैं जो बुकवर्म हैं वो तो पढ़ेंगे, लेकिन नए जो बच्चे हैं, यूथ हैं, सोशल मीडिया उन्हें किताबों से दूर कर रहा है। तो एक लेखक होने के लिहाज से सोशल मीडिया को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बड़ी ना दो-धारी तलवार है। मुझे ये लगता है कि हाँ, किताबों से दूर कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत बड़ा माध्यम है। अब जैसे आप, ये हमारी जो नई जनरेशन है, ये बड़ी हुकअप ब्रेकअप वाली जनरेशन है ना? इनके लिए प्यार, प्रेम, समर्पण को समझना और उसके मुताबिक किताबें ढूंढना, मुझे लगता है ये एक थोड़ी लंबी दौड़ है। मेरा सोशल मीडिया पे आने का एक मकसद ये भी था कि अगर मुझे चाहे सुनने वाले 50-100 लोग भी हों, उनमें से कोई भी ये सुनकर उसके अंदर उत्कंठा जागे कि प्रेम के बारे में और जानना है, तो वो जरूर किताब की तरफ बढ़ेगा। तो मैं ये मानता हूं कि सोशल मीडिया की एक जिम्मेदारी भी है। सोशल मीडिया को अपने चाहने वाले को, सुनने वाले को क्या परोसना है, क्या चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन किताब से दूर लेके जा रहा है। कोई भी जब नया मीडियम आता है, आई थिंक ये इल्जाम लगता, जब टीवी पहली बार आया था आज से 70 साल पहले, तब भी यही कहा गया कि ये किताब से दूर लेके जा रहा है। मुझे लगता है इंसान किताब को नहीं, किताब अपने पाठक को ढूंढ लेती है। ठीक है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने पिछले 2 साल से पहले, 2018-19 से पहले तक मैंने हार्डली 5-7 किताबें पढ़ी। मैंने पढ़ा कम था, लेकिन फिर ऐसा कुछ लगा कि नहीं, जब तक मैं ये नहीं पढ़ूंगा गहराई नहीं आएगी। तो मेरी आशा ये है कि हमारे सुनने वाले जो युवा दर्शक हैं, सोशल मीडिया उनमें एक जिज्ञासा जगाए और गहरा जाने की, और जब गहरा जाने की इच्छा होगी तो किताब अपने आप उसे ढूंढ लेगी। अच्छा, नए लेखकों के लिए कोई टिप्स देंगे? क्योंकि अभी लिखना शुरू करते हैं और मतलब चमक दमक के बीच में, और मतलब बेसिकली होता है ना, फेमस होने के लिए ही लिखते हैं आजकल की। 2 लाइन लिखी और फिर ओपन माइक में तुरंत जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं खुद को ही इतना अभी अनक्वालिफाइड समझता हूँ कि मैं किसी को कोई सलाह नहीं दे सकता। मेरी भी ये पहली किताब है, सिर्फ एक रैंडम थॉट्स थे, इसको मैंने किताब का एक रूप देने की कोशिश की। लेकिन फिर भी एंड क्वाइट ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव आई एम क्वालिफाइड इनफ टू टॉक ऑन दिस। लेकिन मेरी एक ही जो ख्वाहिश ये है, देखिए आज की डेट में इंफॉर्मेशन, ज्ञान की कमी नहीं है, मल्टीपल पोर्टल्स हैं। कमी किसकी है? आपके अनुभव की। दुनिया आपका अनुभव जानना चाहती है, आपसे जानकारी नहीं चाहती। अनुभव के लिए पोर्टल कम है।
तो मैं जो लिखने वाले हैं उनको यही कहूंगा, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए लिखें। वाह, बस जो मन में है, जो आपने महसूस कर लिया, उसको लिखें। हाँ, भाषा की सुंदरता, भाषा का डिसिप्लिन, उसका व्याकरण, वो धीरे धीरे आप जैसे लोगों को पढ़ेंगे वो आ जाए। किसी एक शायर ने कहा था कि जब आप खुद शेर कहना शुरू करें, उससे पहले आपको कम से कम दूसरे शायरों के कम से कम 10,000 शेर याद होने चाहिए, यस, फिर आप खुद का लिखना शुरू करें। तो इस मेरी उनसे यही एक है कि ये ना आज के दौर में ना बड़ी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाला युग है ना, कि आपने यूट्यूब पे कुछ डाल दिया, 100 लाइक्स आ गए, आपको लगा मैं एकदम से, तो उसकी चकाचौंध में मत जाएं, थोड़ी सी अपने अंदर गहराई लेकर आए। विषय में जो जिस भी विषय पर आप लिख रहे हैं, लोगों को पढ़ें, ठीक है, उसके बाद फिर जो आपने महसूस किया फिर वो लिखें, और धीरे धीरे भाषा का डिसिप्लिन भी उसमें आ जाए। हाँ, किसी ने कहा भी है कि पढ़ना भरना है और लिखना छलकना है। वाह, बहुत सुंदर, बिल्कुल जी। हाँ, तो पहले भर लें, जी, फिर छलके। झलक अपने आप जाएगा। ऐसा अच्छा, मतलब आप पेशे से डॉक्टर हैं, जी, तो फिर ये कविताओं के लिए मतलब पढ़ने का और फिर लिखने का इतना कैसे आप मैनेज करते हैं? मैं इसमें कोई विरोधाभास नहीं देखता। मुझे ये सवाल पहले भी लोगों ने किया कि आप डॉक्टर हैं तो इस समय कैसे मिल पाता है। देखिए, जिस चीज में आपका दिल हो, चाह हो, समय अपने आप निकल जाता है। इट्स ऑल मैटर ऑफ प्रायोरिटीज, और आपका दिल आपको कहाँ लेके जा रहा है। और वैसे भी मुझे लगता है एक डॉक्टर होने के लिए आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। ये वो प्रोफेशन नहीं है विच इज ट्रांजैक्शनल। इसमें आप किसी के दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं। तो एक वैसे ही मुझे लगता है एक डॉक्टर को थोड़ा नर्म हृदय होना चाहिए, और उसके साथ अगर आपका इंटरेस्ट, और उसमें कोई भी आर्टिस्ट आर्ट फॉर्म हो सकती है, कोई पेंटर हो सकता है। द आइडिया इज टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, दैट कैन बी पोएट्री, दैट कैन बी स्टोरी राइटिंग, और दैट कैन बी आर्ट, दैट कैन बी ड्राइंग। तो मुझे इसमें विरोधाभास नहीं लगता। इनफैक्ट लोगों के एक्सपीरियंस आपकी शायरी में झलकते हैं। ऐसा जी, अच्छा, फिर आप मनमीत से कुछ पंक्तियां सुनाती हमारे दर्शकों के लिए। ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, माही मीत की शुरुआत जो है वो इन 4 लाइनों से मैंने की, और जब ये 4 लाइनें पढ़ेंगे तो आपको किताब का मर्म समझ आ जाए कि प्रीत ने प्रेम से वादा कर दिया, प्रीत ने प्रेम से वादा कर दिया, बिरहा की पीड़ को आधा कर दिया। प्रीत ने प्रेम से वादा कर दिया, बिरहा की पीड़ को आधा कर दिया। आस की जोगन रास खेलती है, मीरा को छुआ तो राधा कर दिया। क्या बात है। तो क्योंकि कहते हैं कि प्यार करो तो राधा जैसा, इंतजार करो तो मीरा जैसा। कन्हैया जैसा, क्या बात है। हाँ, तो इसलिए कि कहीं ना कहीं लगता था कि मीरा के प्रेम में बहुत विरह है, बहुत आस है। राधा के प्यार में आस है लेकिन रास भी है। तो इसलिए इस किताब में ऐसा कुछ आपको मिश्रण मिलेगा जरूर। पढ़ेंगे। अच्छा, एक और जो मुझे बड़ी पसंद आई थी, कुछ ये जो तेरी मुस्कुराहटें हैं, ये अच्छे शगुन की आहटें हैं, हाँ ये जी, जी। दुनिया तेरी बातों की, जादुई पोटली सौगातों की, तो अगर सुना सकें तो। हाँ, तो ये पूरी बहुत बड़ी कविता है। ऐसे कहूँ कि तुम मेरे लिए कौन हो। हाँ, कैसे कहूँ, ये मेरी बहुत ही एक पसंदीदा कविता है, क्योंकि देखिए जब आप किसी से प्रेम करते हैं ना, तो फिर आप उसके बारे में सब कुछ कह देना चाहते हैं, जी जी जी। लेकिन सब कुछ कहने के बाद भी आपको ये यकीन नहीं होता कि शायद कुछ जो मैं देख रहा हूँ वो लेखनी में पूरा उतरा है नहीं। तो मैं, ये बड़ी कविता है, मैं ये आपको वाली हाँ, ये जो तेरी मुस्कुराहटें हैं, एक बार इसको। हाँ, मैं तो कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुम कौन हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुम कौन हो। ये जो चांद हो पूनम की रात का, लहजा हो मीठी सी बात का, बहती नदी सी मचलती हो, पतझर में भी खिलती हो, चाहो तो छू लो तितली जैसे, चाहो तो छू लो बिजली जैसे, दिल से सोचो दिल से चाहो, दिल से मांगो दिल से सराहो, उगते सूरज की तपिश भी हो, ढलती शाम की कशिश भी हो, सुनो कुछ मालूम हुआ तुम कौन हो। नहीं ना, कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुम कौन हो। ये जो तेरी मुस्कुराहटें हैं, ये अच्छे शगुन की आहटें हैं,
ये अजब दुनिया तेरी बातों, जादुई पोटली सौगातों की। तुम गहरा जाओ तो मोती से मेल करो, किनारे रह जाओ तो लहरों से खेल करो। मन में भीतर छिपा कोई रोष नहीं, तुम राह दिखाती मशाल भी हो। सुनो, कुछ मालूम हुआ तुम कौन हो? नहीं ना, कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुम कौन हो? तो मैं अभी यही यहीं पे इसको रोकूंगा, क्योंकि इसके 6-7 बंद और हैं। ओके ओके ठीक है, चलिए बहुत ही अ, मुझे पसंद आई थी ये लाइन आपकी किताब से। शुक्रिया। ठीक है, तो बातचीत को यहीं विराम देंगे, क्योंकि कविताएं तो फिर हम सुनते ही रहेंगे लगातार। जी जी। ठीक है, तो समय निकालिए और हमारे साथ बात करने के लिए आपको बेहद बेहद शुक्रिया, और बहुत बहुत मनमीत कंट्रीज की तरफ से, मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जाते जाते सिर्फ इस किताब की आखिर की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, जरूर जरूर जरूर। क्योंकि मैं ये बताना चाहूंगा कि इस किताब से जैसे पहली 4 पंक्तियों में वीरा कुछ हुआ तो राधा कर दिया, आपको मर्म समझ आ जाएगा, जी और इन 4 लाइनों से आपको इस किताब की यात्रा समझ आ जाएगी कि मुझे कुछ अलग तरह से प्यार करना है, तुम्हें तुम्हारी ही धुन पे सवार करना है। देखिए, प्यार का मकसद पाना नहीं। मुझे कुछ अलग तरह से प्यार करना है, तुम्हें तुम्हारी ही धुन पे सवार करना है। मैं चाव नहीं नाव बन के आई हूं, तुम्हें पूरा नहीं बस उस पार करना है। तुम्हें पूरा नहीं बस उस पार करना है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू।